Assalamu alaikum. I am Rimsha Imtiaz. During this severe kind of winter season, hope you all are feeling well. Today our lecture will be first year physics chapter number 5 solids and fluid dynamics. Topic is Bernoulli's equation. आज के लेक्चर में हम बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन जो है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं रियल लाइफ में, ये इक्वेशन कौन से साइंटिस्ट ने डिराइव की। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, ये इक्वेशन बेसिकली एक साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली ने डिराइव की थी। अब इस इक्वेशन से हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। बर्नौली इक्वेशन जो है ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करती है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये फ्लूइड्स के बारे में है। फ्लूइड वो चीज़ होती है जो हमारे पास मूव करती है, यानी कि हवा भी हमारे पास फ्लूइड है, वाटर भी हमारे पास फ्लूइड है। जिसके पार्टिकल्स मोशन की फॉर्म में होते हैं उसे हम कहते हैं फ्लूइड। यानी कि फ्लूइड डायनामिक्स पे जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया जाता है तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन मिलती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, मैकेनिक्स की फील्ड में देखें या दूसरी फील्ड्स में देखें, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं कि वो मतलब फुलफिल हो रही है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यह बताती है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है या चेंज होती है। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहती है, एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये हो सकता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो, लेकिन उसकी मिकदार जो है वो हमारे पास क्या होगी, बराबर मतलब कांस्टेंट होगी, वो तब्दील नहीं होगी। तो जब फ्लूइड्स के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया जाता है तो हमें बर्नौली इक्वेशन मिलती है। अब इसका क्या मतलब है कि फ्लूइड्स के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं हम। इसमें फ्लूइड्स के अंदर हम ये देखेंगे कि फ्लूइड्स के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फ्लूइड्स के अंदर। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर यहाँ पर तीन चीज़ें डिस्कस की गई हैं, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि फ्लूइड्स के अंदर एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये आइडियल फ्लूइड क्या है, बर्नौली इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। उसमें से एक अजम्पशन ये है कि जो फ्लूइड होगा वो हमारे पास क्या होगा, आइडियल। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड की ये तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। आइडियल फ्लूइड वो होता है जो नॉन विस्कस होता है, यानी जिसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास ज़ीरो होती है, ईटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो। अब फ्लूइड के अंदर किस तरह की फ्रिक्शन होगी, एक तो फ्लूइड्स जिन लेयर्स से मिलकर बना होता है, फ्लूइड्स की अपनी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज़ीरो होगी। नंबर दो, फ्लूइड की जिसके अंदर वो मूव कर रहा है, लाइक वो पाइप के अंदर मूव कर रहा है, तो फ्लूइड और पाइप के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी कि फ्लूइड जो है वो हमारे पास क्या होगा, नॉन विस्कस। इधर नॉन विस्कस जो है वो फ्रिक्शन के सेंस में लिया गया है, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में, और फ्लूइड और जिस भी चीज़ से वो गुज़र रहा है उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। नंबर दो कंडीशन क्या है आइडियल फ्लूइड की, कि वो इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल मीन्स कांस्टेंट डेंसिटी होगी उसकी। तीसरा हमारे पास है स्टेडी फ्लो होगा। अब स्टेडी फ्लो का क्या मतलब है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट पर ली गई है। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें, बर्नौली इक्वेशन को मतलब डिराइव करने के लिए हमने जो सिनेरियो देखना है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लेना है। ये हमारे पास एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इस वजह से कि इसका जो अपर एंड है वो उसका एरिया ज़्यादा है
और जो लोअर एंड है उसका एरिया हमारे पास क्या है, कम है। इसके अलावा अपर एंड की ग्राउंड से हाइट ज़्यादा है और लोअर एंड की ग्राउंड से जो हाइट है वो कम है। ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। इस नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, पाइप के अंदर जो फ्लूइड है वो हमारे पास मूव कर रहा है। अब ये इसके अंदर जो है फ्लूइड मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर। अब हमने ये देखना है, पहले हम ये इसको वो कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। इसका जो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया की ग्राउंड से हाइट है उसको हम H2 का नाम देते हैं और जो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया की ग्राउंड से हाइट है उसको हम H1 का नाम देते हैं। अब हमने जो फ्लूइड मूव करने की डायरेक्शन है, फ्लूइड इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि इस सिरे से आ रहा है और इस सिरे से बाहर जा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि पाइप के इस सिरे पर भी हमारे पास हवा जो है वो क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इस एंड पर प्रेशर की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इस एंड पर प्रेशर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और जो हमारे पास अपर एंड है उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम P1 का नाम देते हैं और जो हमारे पास लोअर एंड है उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम P2 का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पर एक ख़ास अमाउंट ले लेते हैं वाटर की या फ्लूइड की कि डेल्टा एम है हमारे पास फ्लूइड की मिकदार अपर एंड पे, कि इतनी मिकदार जो डिस्प्लेस हो रही है और जो लोअर एंड पर कितनी मिकदार डिस्प्लेस होगी, ये भी हमारे पास क्या है, डेल्टा एम, यानी कि फ्लूइड की हमने बराबर मिकदार लेनी है दोनों एंड्स पर। फिर हम इनके ऊपर प्रेशर, इनकी वेलोसिटी और इनकी हाइट के दरमियान रिलेशनशिप निकालेंगे। अब ये हमारे पास आप देखें कि इसमें जो डेल्टा एम है वो कम उसकी वैल्यू आ रही है और यहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो पानी की मिकदार हम कम लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग पानी की मिकदार या फ्लूइड की मिकदार यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, कम है। अब यहाँ पर जो फ्लूइड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तय करेगा उसको हम डेल्टा X1 का नाम देंगे और यहाँ पे जो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट तय करेगा उसको हम डेल्टा X2 का नेम देंगे। अब हमने ये देखना है कि इस पाइप के अंदर जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म पाइप है और उसकी ग्राउंड से हाइट भी डिफरेंट है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू है इधर और पोटेंशियल एनर्जी की, इन दोनों पोजीशंस के ऊपर हम वैल्यू देखेंगे। इसके अलावा हम वर्क डन निकालेंगे। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब इस बर्नौली इक्वेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करती है, यानी कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल फॉर्म है W इज़ इक्वल टू डेल्टा E, हम यहाँ से अपने डेरिवेशन का स्टार्ट लेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें बताता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन इट्स एनर्जी, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो वर्क किया जाता है वो उसकी एनर्जी को चेंज करता है, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होगी। अब यहाँ पर W इज़ इक्वल टू डेल्टा E अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो डेल्टा E है यानी चेंज इन एनर्जी, एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डेल्टा E हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये हमें वर्क एनर्जी रिलेशन हमें के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन लिखी गई है, यानी कि W इज़ इक्वल टू, W यहाँ पे है वर्क, W इज़ इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर B का नाम दे देते हैं। इसके अंदर हमने ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है, यानी वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम सबसे पहले वर्क निकालते हैं।
अब वर्क अगर हम देखें तो इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर जिसमें फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पे अगर हम देखें तो दो तरह के प्रेशर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक अपर एंड पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है और एक लोअर एंड पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब हमें पता है हम प्रेशर के फार्मूले से फोर्स निकाल सकते हैं। अब प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल टू F/A। अब हमने अपर एंड पर फोर्स निकालनी है और लोअर एंड पर फोर्स निकालनी है, क्योंकि वर्क के फार्मूले में हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। यहाँ पर इस अपर एंड पर जो वर्क होगा वो W1 है और लोअर एंड पर जो वर्क होगा वो हमारे पास W2 है। अब W1 हमारे पास वर्क का फार्मूला है FD cos थीटा। अब अपर एंड पर रेलिवेंट वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करेंगे। अब फोर्स अपर एंड के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है F1, और जो अपर एंड पर फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट है, हमने इन दो लेयर्स, हमने इस लेयर को डिस्कस करना है, इन दो लेयर्स के दरमियान फ्लूइड्स को डिस्कस करना है, और लोअर एंड पर इन दो लेयर्स के दरमियान फ्लूइड्स को डिस्कस करना है। तो अपर एंड पर इन दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा x1, तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे डेल्टा x1। अब हमने एंगल देखना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब प्रेशर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इट मीन्स हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी, और फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपर एंड से लोअर एंड की तरफ, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। यानी अगर हम ऊपर वाला वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला वेक्टर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल हमारे पास 0 होगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 0 डिग्री, और हमें पता है cos 0 बराबर होता है 1 के। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनकी ख़ास एंगल्स के ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं। cos 0 हमारे पास बराबर होता है 1 के, तो ये हमारे पास W1 आ जाएगा F1 डेल्टा x1। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने F फोर्स की वैल्यू निकालनी है प्रेशर वाले फार्मूले से। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि F इज इक्वल टू PA, P फॉर प्रेशर, A फॉर एरिया। ये हम अपर एंड के लिए देख रहे हैं तो हम इसको कर देंगे F1 इज इक्वल टू P1 A1, तो ये हमारे पास हो जाएगा P1 A1। तो ये भी हमारे पास लिखा हुआ है, तो F1 की जगह हम लिख देंगे P1 A1 डेल्टा x1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको वॉल्यूम की फॉर्म शक्ल में लिखना है। अब हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, यानी कि अगर हमारे पास एक क्यूब हो, यानी कि हम वॉल्यूम जो होता है वो L क्यूब के बराबर होता है। अब इस L क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये L स्क्वायर प्लस L, यानी कि L स्क्वायर एरिया के जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लेंथ के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि डेल्टा V। यहाँ पे L स्क्वायर यानी कि हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास है A1। ये L स्क्वायर बेसिकली हमारे पास एरिया है ना, एरिया का फार्मूला है L स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, A1, ये A1। और ये हमारे पास L क्या है, डेल्टा x1, डेल्टा x1 ये हमारे पास किसके बराबर है, वॉल्यूम के। तो हम लिख सकते हैं A1 डेल्टा x1 की जगह डेल्टा V, कि ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास हो जाएगा W1 इज इक्वल टू P1 डेल्टा V। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको डेंसिटी की फॉर्मेट में लिखना है। हमें पता है डेंसिटी का जो फार्मूला है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा M ओवर डेल्टा V। यहाँ पे V जो है वॉल्यूम है, यानी कि मैस ओवर वॉल्यूम, डेल्टा मैस ओवर डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, दैट इज़ डेंसिटी। यहाँ से हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वॉल्यूम को ऊपर ले जाएं और डेंसिटी को नीचे ले आएं, ये हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा M ओवर रो। तो डेल्टा V की जगह हम लिखेंगे डेल्टा M ओवर रो। ये डेल्टा V की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, यानी कि वर्क की वैल्यू निकालने में हमने 3 स्टेप्स किए हैं। एक तो हमें जो फोर्स थी उसको हमने प्रेशर की फॉर्मेट में लिखा है। नंबर 2 हमने फिर जो हमारे पास इक्वेशन आई उसको हमने वॉल्यूम की फॉर्मेट में लिखा है। उसके बाद
डेंसिटी की शक्ल में लिखा है। प्रेशर, वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्मेट से गुजार के हमने W1 की वैल्यू निकाली है। अब ये तो था हमारे पास वर्क डन एट द अपर एंड। अब हमने निकालना है वर्क डन एट द लोअर एंड। अब उसी तरह से वर्क का हमारे पास फार्मूला है FD cos थीटा। अब फोर्स लोअर एंड पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू है F2, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है डेल्टा x2 और एंगल हमारे पास है 180 डिग्री। अब एंगल 180 डिग्री किस तरह से है, ये प्रेशर क्योंकि इस साइड पे है, प्रेशर की डायरेक्शन इस साइड पे, तो फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या होगी, इसी साइड पे होगी, यानी कि F2 की डायरेक्शन भी हमारे पास इसी साइड पे होगी। लेकिन फ्लूइड इस साइड पे हमारे पास मूव कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, लोअर एंड की तरफ आ रहा है, तो फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली इस साइड पे है, यानी कि डेल्टा x2 की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड पे है। इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होगी, तो एंगल जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो है 180 डिग्री। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसकी वैल्यू देखें, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -F2 डेल्टा x2। अब उसी तरह से जैसे हमने W1 के साथ किया, हम इसकी जो फोर्स है पहले हम उसको प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि प्रेशर बराबर होता है F/A, तो फोर्स किसके बराबर है, PA। तो क्योंकि ये लोअर एंड के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो इसको हम F2 और P2 और A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। F2 हमारे पास इक्वल है P2 A2 डेल्टा x2 सेम एज इट इज़। अब नेक्स्ट हम इसको वॉल्यूम की फॉर्मेट में लिखेंगे, A2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू डेल्टा V, जैसे हमने यहाँ पे किया था। सेम एज इट इज़ हम लोअर एंड के लिए वॉल्यूम की फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा V हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, डेंसिटी की फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम की को डेंसिटी की फॉर्मेट में लिखना है, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा डेल्टा M/ρ। नेगेटिव साइन, लोअर एंड पे जो वर्क है वो नेगेटिव है, जो अपर एंड पे वर्क है वो हमारे पास पॉजिटिव है। हमने वर्क के अंदर तीन तरह की मतलब वैल्यूज़ पुट की हैं। एक तो हमने वर्क के अंदर जो फोर्स है उसको प्रेशर की फॉर्म में लिखा है, उसके बाद हमने वॉल्यूम की फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमने वॉल्यूम से उसको डेंसिटी की फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। अब हमारे पास जो टोटल वर्क था वो W1 प्लस W2 के बराबर है, यानी कि वर्क डन एट द अपर एंड प्लस वर्क डन एट द लोअर एंड। अब दोनों जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, ये W1 की और ये W2 की, इसको हम W का जो हमारे पास फार्मूला था उसके अंदर पुट करेंगे। ये हो गया W इज इक्वल टू P1 डेल्टा M/ρ प्लस W2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव आई थी, -P2 डेल्टा M/ρ। अब इसमें से हमारे पास डेल्टा M/ρ जो है वो कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा M/ρ हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट वैल्यू में से हमें P1 कॉमन मिलेगा, सेकंड वैल्यू में से हमें P2 माइनस कॉमन मिलेगा, मींस P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा M/ρ। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब जो बर्नौली इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल रखा था, उसमें हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड थी। एक हमें वर्क रिक्वायर्ड था, एक हमें डेल्टा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड थी और एक हमें डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड थी। हमने अभी इन तीनों में से एक चीज़ फाइंड की है, दैट इज़ वर्क डन, यानी हमने अभी तक वर्क की वैल्यू निकाली है। अब हम दूसरी टर्म इसमें से निकालते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब डेल्टा कहते हैं चेंज को, चेंज हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने से हमें मिलता है, तो डेल्टा, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास लोअर एंड के ऊपर हमारे पास जो फ्लूइड की स्पीड है वो हमारे पास है v2, और अपर एंड पर हमारे पास इस लेयर के अंदर जो फ्लूइड की स्पीड है वो हमारे पास है v1। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो होता है 1/2 mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है v2,
और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास है v1। अब ये हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आ गया है। अब हमने इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर जो तीसरी टर्म थी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने फाइंड करनी है। अब उसी तरह से डेल्टा कहते हैं चेंज को, और चेंज हमें मिलता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके, तो ये भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है mgh। अब इसको हम फाइनल और इनिशियल के लिए क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब इसके अंदर इनिशियल जो है वो अपर एंड पर हमारे पास है, और जो फाइनल है वो हमारे पास क्या है, लोअर एंड पर। अब इसमें देखें हमारे पास मैथ सेम है, डेल्टा एम अपर एंड पर भी और लोअर एंड पर भी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एम मैथ की जगह लिखेंगे डेल्टा एम, उसके बाद जी, और जो अपर एंड पर हाइट है वो है h1 और लोअर एंड पर जो हाइट है वो है h2। लोअर एंड की जो वैल्यूज़ हैं हमने उसको फाइनल वैल्यूज़ के तौर पर लेना है, और अपर एंड की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने क्या है इनिशियल एंड के तौर पर लेना है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा एम जी एच टू माइनस इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा एम जी एच वन। अब हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, वर्क डन भी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी, और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी भी। अब हमने क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस इसी के अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी W की वैल्यू, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जो हमने मेन इक्वेशन लिखी थी इसके अंदर ये तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलें हम इसको पुट करके देखते हैं, यानी कि W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम W की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ये हमारे पास डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। अब इसमें अगर हम देखें तो m हमारे पास कॉमन आ रहा है, डेल्टा m इन सारी टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में भी डेल्टा m कॉमन आ रहा है, और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है उसमें भी डेल्टा m कॉमन आ रहा है। तो हम इसमें से डेल्टा m कॉमन ले लेंगे, इसमें से बाकी हमारे पास बचेगा 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम डेल्टा m कॉमन लेंगे तो 1/2 v1 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आएगा GH2 माइनस GH1। ये डेल्टा m जो है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में जब आएगा तो ये आपस में क्या होंगे, कट कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास ये जो रो है ये इस P1 माइनस P2 के साथ डिवाइड हो रहा है, बटे के नीचे आ रहा है, तो इस ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये डेल्टा m कैंसिल हो जाएगा और रो जो है वो इस साइड पर आकर इस पूरी ब्रैकेट के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब ये 1/2 v2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेगेटिव वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पर लेके जाना है और पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक साइड पे रखना है। ये नेगेटिव वैल्यूज़, ये नेगेटिव की है, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2 रो v1 का स्क्वायर। ये नेगेटिव रो GH1 को हम इस साइड पे ले जाएंगे प्लस रो GH1 इज इक्वल टू ये P2 माइनस का, इसको इस साइड पे ले आएंगे P2 प्लस ये 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है बर्नौली इक्वेशन है। बेसिकली ये दोनों फॉर्मेट्स जो है ये बर्नौली इक्वेशंस के हैं। अब ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है ये हमें क्या बताती है, ये हमें ये बता रही है कि ये जो वन वाली टर्म्स थी ये अपर एंड के लिए थी, कि अपर एंड पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हैं जो हमारे पास लोअर एंड पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के सम के। यानी कि हम इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमें ये बताती है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर इन तीनों का सम जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि इनकी वैल्यूज़ तो चेंज होती हैं इंडिविजुअली, लेकिन ओवरऑल इनका सम जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रहता है।
और बेसिकली ये हमारे पास तीनों जो हैं फ्लूइड डायनामिक्स में मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूजिंग है वो ये कि ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हम इसको पढ़ रहे हैं। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है वो है 1/2 mv²। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा वी से दोनों साइड्स पे यानी कि वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे भी हम डेल्टा वी से इसको डिवाइड कर दें तो m/v हमारे पास क्या आ जाएगा, रो, यानी कि v², 1/2 रो v²। ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 रो v²। अब पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को भी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है mgh, दोनों साइड्स पर डेल्टा वी से डिवाइड कर देंगे तो ये राइट साइड जो है m/डेल्टा वी हमारे पास रो के बराबर आ जाएगी gh। ये तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। इन तीनों का सम हमारे पास फ्लूइड्स के अंदर कांस्टेंट रहेगा। बर्नौली इक्वेशन बेसिकली हमें ये बता रही है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी फ्लूइड डायनामिक्स के केस में। ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लाइक अपर पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बराबर होगी लोअर पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी की वैल्यू है। यानी कि इस पूरे पाइप के अंदर हमारे पास एनर्जी की ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। हम यहाँ पे समझते हैं इस बात को। ये जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म पाइप था, अपर एंड की ग्राउंड से हाइट ज़्यादा थी और लोअर एंड की ग्राउंड से हाइट कम थी। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास वो ड्यू टू हाइट होती है। यानी कि अपर एंड के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो अपर एंड पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, लोअर एंड पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कम होगी। ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी और लोअर एंड पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा है कि एरिया और वेलोसिटी का जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि एरिया अगर बड़ा है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। अगर हम ये देखें, अगर पाइप जो होता है हमारे पास, पानी वाले पाइप जिससे हम गार्डन को पानी देते हैं, अगर हम आधे पाइप के ऊपर अपनी फिंगर रख लें तो जो एरिया जो होता है पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पानी जो है वो ज़्यादा स्पीड से पाइप से बाहर निकलता है। यानी कि एरिया और वेलोसिटी का जो है इन्वर्स रिलेशन है। अब इस केस में जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमने देखा है, उसमें जो अपर एंड था उसका एरिया जो था वो ज़्यादा था, लोअर एंड का एरिया जो है कम है। अब जब यहाँ से पानी इस साइड से गुजरेगा, पानी की जो डायरेक्शन है, यानी कि ऊपर जो पानी की वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। नीचे पानी की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, नीचे पानी की वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि नीचे पाइप का जो एरिया है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास ड्यू टू वेलोसिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारे पास ड्यू टू वेलोसिटी होती है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है। अब ऊपर अगर हम अपर एंड की बात करें तो ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। अब अगर इन दोनों का हम सम करें तो वो आता है 50। अब नीचे वाले पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सपोज 20 है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सपोज 30 है। इन दोनों का हम सम करें तो अगेन हमारे पास आंसर आता है 50। इसका मतलब है कि इस पाइप के अंदर हर जगह पर एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, कहीं पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जो एनर्जी की टोटल वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यही हमें बर्नौली इक्वेशन कहती है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का फाइनल फार्मूला है, प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। अगर इसमें हम देखें तो ये प्रेशर जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है और ये 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है। डेंसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि हमने आइडियल फ्लूइड लिया है और उस आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उसकी जो डेंसिटी होगी वो ओवरऑल पाइप के अंदर सेम रहेगी। तो ये 1/2 रो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टर्म में से हमारे पास क्या बचा, वी। और इधर से अगर हम देखें तो रो अगेन हमारे पास डेंसिटी है। आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं तो डेंसिटी भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होती है। दैट इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, एच, और यहाँ से वेलोसिटी और यहाँ से प्रेशर। इसका मतलब है कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो हमें प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप बताती है। अब इन तीनों टर्म्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बर्नौली इक्वेशन की जो आगे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं फर्दर, उसमें हमें इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है इसको हम यूज़ करते हैं। यानी कि बर्नौली इक्वेशन की जो फर्दर रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस हैं उसमें इन तीनों का रिलेशन डिस्कस किया गया, प्रेशर, वॉल्यूम और हाइट का, बर्नौली इक्वेशन के अंदर जो 3 वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। अगर हमारे पास एग्ज़ाम में बर्नौली इक्वेशन टॉपिक आता है तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारे पास डैनियल बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इक्वेशन डिराइव की थी। उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये बताएंगे कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन किसके ऊपर बेस करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। उसके बाद हम ये बताएंगे कि हमने अजम्पशन ली है कि जो पाइप के अंदर फ्लूइड है वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड है। हालांकि रियल लाइफ में आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि फ्लूइड जो है वो हमारे पास क्या है, आइडियल है। आइडियल फ्लूइड की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, स्टेडी फ्लो होगा। यहाँ पे स्टेडी फ्लो का मतलब है कांस्टेंट स्पीड एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्टेडी फ्लो का ये मतलब नहीं है इसमें कि यहाँ पर जो स्पीड है पाइप के अंदर, यहाँ पर भी जो फ्लूइड है उसकी स्पीड सेम होगी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, स्पीड जो है वो कम होगी। इन्वर्स रिलेशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और यहाँ पर हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि अगर हम पाइप के अंदर एक ख़ास पॉइंट लेते हैं, लाइक ये, इस पॉइंट से जो भी पार्टिकल गुजरेगा या इस पॉइंट पर उसकी स्पीड जो होगी वो सेम होगी। इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट से पाइप के अंदर जो भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी स्पीड सेम होगी। इस इधर स्टेडी फ्लो का मतलब ये है। यहाँ पे स्टेडी फ्लो का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास स्पीड होगी वो ऑल ओवर द पाइप सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि एक ख़ास पॉइंट के ऊपर, उस एक ख़ास पॉइंट से जो भी ड्रॉप इस ख़ास पॉइंट से गुजरेगा, इस पॉइंट पर उसकी स्पीड जो होगी वो सेम होगी। यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट के सेंस में हमने स्टेडी फ्लो को लेना है। अब ये 3 हमारे पास आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस हैं। उसके बाद हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, डेरिवेशन लिखेंगे कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है उसको हम मेन इक्वेशन का नाम देंगे। इसके अंदर ये तीनों चीज़ें हम बारी बारी फाइंड करेंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ हम इसी इक्वेशन नंबर बी के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट फिर हम लेक्चर में बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।